तो अगर हम अपनी पिछले टॉपिक को देखें तो हमने यहाँ पे करना था केमिकल प्रॉपर्टीज करनी थी। आज हम करेंगे मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन। जो हेलोरीन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। तो हमें पता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तीन तरह की होती है। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक रिएक्शन विद मेटल, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन ना होकर कौन सी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक रिएक्शन यहाँ होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है, एलिमिनेशन ना होकर कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो लास्ट है वो है रिएक्शन विद मेटल। तो अगर आपको हेलो एल्केन की रिएक्शंस याद आ गई तो आप कह सकते हो कि हेलो एल्केन के अंदर हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है हेलो एल्केन में, और हेलो एल्केन में यही पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन के अंदर कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन। इसमें आप लिखते हैं एल्कोहलिक केवेट और सेजर लगाकर एलिमिनेशन करते हैं। हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ। हेलो एल्केन में ए और सी तो है, पर बी में इलेक्ट्रोफिलिक ना होकर कौन सी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी। फिर इसमें खास बात क्या आती है कि जो ये हेलो अरीन है, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में कम है। इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है वहां पे रेजोनेंस। में पता था कि रेजोनेंस की वजह से हेलो अरीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाते इजिली। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन था, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटाइन था, और एक था स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं इस रिएक्शन के एग्जांपल्स करने वाले हैं। मतलब रिएक्शन होती तो कम है, फिलिप रिएक्शन अब देखने वाले कैसे देखने वाले हैं। हम लेंगे हेलोरीन, हम लेंगे हेलोरीन, हमने लिए क्लोरोबेंजीन, हमने लिए क्लोरीन और ऐड करवा रहे हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं NaOH। OH नेगेटिव आएगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए ये बहुत ज्यादा, दैट इज 623 केल्विन, 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और प्रेशर कितना चाहिए, 300 atm, 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तब जाके ये रिएक्शन होने वाली है और आपका क्या बनने वाला है, फिनोल। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आ तो गया। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको न्यूक्लियोफाइल दिखेगा कि न्यूक्लियोफाइल आया है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को लाने के लिए जो कंडीशन लगानी पड़ रही है वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक है। OH नेगेटिव देने के लिए आपको बहुत ह्यूज टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तब जाके न्यूक्लियोफाइल, तब जाके ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH इस Cl को रिप्लेस कर पा रहा है, Cl को क्या कर पा रहा है, रिप्लेस कर पा रहा है, तब जाके। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने ये तो बोला है, ये तो हमने बोला है कि हेलो, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके प्रति उसकी रिएक्शन बहुत कम होती है। यहाँ से चीज क्लियरली दिख रही है, क्लियरली आपको दिख रही है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए। लेकिन हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। कैसे आसान कर सकते हैं, अगर हम अपने हेलो अरीन के साथ, जो भी हमारा ये हेलोरीन है, इसके साथ हम क्या लगा दें, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप लगा दें जिसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। वो ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बेंजीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में बेसिकली जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तब हमें टेम्परेचर इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो पहले टेम्परेचर 623 था, वो 443 में ही काम कर गया और आपका जो OH है वो Cl को रिप्लेस कर दिया। मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में उसका आना इजी हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप फैसिलिटेट फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने को इजी कर दिया। किसके लिए इजी कर दिया, हेलोरीन के लिए इजी कर दिया। ये चीज आपको याद रखनी है।
और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतना इजी रहेगा उस रिएक्शन को प्रोसीड करना। उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में उतनी इजी रहेगी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। आई होप ये चीज सबकी बच्चों को क्लियर रहेगी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, हम एक और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ले लेंगे। मतलब पहले हमारे पास एक था, अब हमारे पास दो होंगे, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे भी। और मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मतलब बेंजीन के ऑर्थो पे और बेंजीन के पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है रेजोनेंस से, इसलिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही दिखते हैं, ऑर्थो और पैरा पे ही दिखते हैं। अब हम फिर से क्या डालने वाले हैं, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल डालने वाले हैं, लेकिन अब टेम्परेचर और कम चाहिए। पहले 623, फिर 443, अब 368, मतलब टेम्परेचर और कम चाहिए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल का आना उतना और इजी हो रहा है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो रिएक्शन उतनी ज्यादा इजीली प्रोसीड कर जाएगी। बस इतनी सी बात है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर रहेगी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं रिएक्शन उतनी इजीली हो रही है। अब मैं एक और चीज करने वाला हूँ। पहले कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, फिर एक आया, फिर दो आए, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लेने वाला हूँ। तीन तीन कैसे लेने वाला हूँ, एक तो पैरा पे होता ही होता है, दो ऑर्थो पे लगा दिए, एक राइट साइड का ऑर्थो, एक लेफ्ट साइड का ऑर्थो, दोनों ऑर्थो भर दिए, दोनों पैरा भर दिए। अब मैं डाल रहा हूँ, अब हमारे को क्या देना है, OH, OH देना है। और वो OH हम NaOH से भी नहीं देंगे, NaOH से भी नहीं देंगे, वाटर से दे देंगे। मतलब इतनी रिएक्शन आसान हो गई कि वाटर के अंदर से निकल के OH, वाटर से निकल के OH Cl को हटा सकता है। रिएक्शन इतनी ज्यादा आसान हो गई कि आपको गर्म करने की जरूरत नहीं, हल्का सा वार्म करा एंड यू कैन इजली प्रोसीड द रिएक्शन। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे रिएक्शन करना उतना आसान हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपका बन रहा है, आप सभी बच्चे कोशिश करेंगे, प्लीज कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चे, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम लिखें कमेंट सेक्शन में। क्या होगा, आप सही बच्चे इस प्रोडक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जो ये बन रहा है। सही बच्चे, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ट्राई करें। आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखें। सही बच्चे, सभी बॉयज ट्राई करें, सभी गर्ल्स ने ट्राई करें। यस, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखें। जहाँ पे आपके 3 नाइट्रो लगे हुए हैं, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का नाम लिखे कमेंट में। तो आप कहीं ना कहीं नाम सही लिखने की कोशिश कर रहे हो। और इसका जो नाम आ रहा है वो क्या रहा है, इसका जो नाम आएगा दैट इज, ये तो हो गया नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6। तो आप बोल सकते हो 2,4,6 ट्राई, 3 हो गए, 3 क्या लगे हुए हैं, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये बन गया आपका फिनोल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपका प्रोडक्ट बन चुका है। और इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है पिट्रिक एसिड। प्लीज स्पीकर ऑफ कर लो अपना। अपना स्पीकर ऑफ रखें प्लीज। प्लीज अपना
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज पिक्रिक एसिड। दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और इसका जो कलर है वो येलो होता है। इस कलर इज येलो। आई होप सभी बच्चों का ये सही आंसर आ रहा है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, जो बन रहा है दैट इज पिक्रिक एसिड। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमने जो रिएक्शन ट्राई करनी है वो करनी है टाइप 2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन तो बहुत 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 इजी है। ये लगभग आपको हर चैप्टर में मिलेंगी, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईच एंड एवरी चैप्टर यू आर गोइंग टू सी दीज रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस में सबसे पहले खास बात क्या है, आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी हेलो अरीन होता है, हेलोरीन होता है, और जब उसमें रेजोनेंस बनती है तो हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस के द्वारा हमें एक चीज दिखती है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है। नेगेटिव चार्ज हमारे को दिखता है कहाँ, नेगेटिव चार्ज हमें दिखता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे, पैरा पे, और अगेन ऑर्थो पे। यहाँ पे हमें क्या दिखता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग यू नो विच रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग एजेंट है ना, आपको पता है 3 तरह के अटैकिंग एजेंट है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन देने थे, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन देने, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, और इट कैन अटैक ऑन पैरा पोजीशन ओनली, बिकॉज ओनली एट ऑर्थो पोजीशन एंड ओनली एट पैरा पोजीशन देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। तो बेंजीन के अंदर अगर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो हमें सिर्फ ऑर्थो पे दिखेगा नेगेटिव चार्ज, और कहाँ दिखेगा, पैरा पे। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक करते हैं। तो अभी मैं आपसे एक रिएक्शन देने वाला हूँ, अब सभी बच्चे ट्राई करेंगे रिएक्शन। एक रिएक्शन देने वाला हूँ किसकी, मैं रिएक्शन देने वाला हूँ क्लोरोबेंजीन की, और इसकी मैं कराने वाला हूँ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी हेलोरीन है, उसमें हम एक और हेलोजन डाल रहे हैं, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो, मतलब सीएल का कुछ पार्ट जाएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो पे, और कुछ पार्ट कहाँ जाएगा, उसके पैरा पे। यस, तो आपको पता है दो प्रोडक्ट जब भी बनते हैं ऑर्थो और पैरा, मोस्टली कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है। आप प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, विच इज मेजर प्रोडक्ट। यस, बिल्कुल सही, पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट है ना। ये जो सीएल है ना, ये सीएल, इस सीएल, यस वैभव बिल्कुल सही, यस नवदीप, यस गगनप्रीत, पैरा इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है। यस भावेश, विदुषी, गुड। याद रखना ये एक ही सीएल है जिसका कुछ हिस्सा ऑर्थो पे जाएगा और कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, पैरा पे। लेकिन हमें एक चीज क्लियर होगी, जो पैरा होता है दैट इज ऑलवेज मेजर एंड ऑर्थो इज ऑलवेज माइनर। वो माइनर होता है और ये क्या होता है, मेजर। याद रखना दो सीएल में एक सीएल का कुछ हिस्सा ऑर्थो पे जाएगा और उसी सीएल का कुछ हिस्सा पैरा जाएगा, तो मतलब एक सीएल बच जाएगा, एक सीएल यहाँ से बच जाएगा। और अगर एक सीएल ऑर्थो पे अटैक करेगा तो वहां से एक एच निकलेगा, अगर वही सीएल पैरा पे अटैक करेगा तो वहां से एक एच निकलेगा, क्योंकि एच निकलेगा तभी तो उसकी जगह सीएल आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई अंदर से जाएगा और उसकी जगह सीएल आएगा, तो अंदर से जा कौन रहा है, एच, और जो एच अंदर से जा रहा है बाहर, उसी एच के साथ बचा हुआ दूसरा सीएल जुड़ेगा, यस, जो बच्चे पैरा लिख रहे हैं बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हैं, शाबाश, ऐसे आप आंसर लिखते रहे। यहाँ पे याद रखना जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
वो बन रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मेजर प्रोडक्ट, और जो HCl है वो क्या देगा, साइड प्रोडक्ट। अब आप सभी याद रखना, इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन के अंदर हमने हैलोजन को डाला है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब आपने नेक्स्ट जो करनी है वो क्या करनी है, नेक्स्ट आपने करनी है इसके बाद नाइट्रेशन। इसके बाद आप ट्राई करोगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है क्या है कि हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करोगे। यू विल ट्रीट विद नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक क्लोरोबेंजीन and react with nitric acid in the presence of concentrated H2SO4। हेलोजिनेशन अपने हेलोजन डाला था, हेलोजिनेशन अपने क्या डाला, हेलोजन। अब आप नाइट्रेशन का डालोगे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से कौन सा एसिड आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप आएगा, नाइट्रो। वन नाइट्रो विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड some part of it will attack on para, and as you all know para is the major product। नाम हो गया 1-chloro-2,4-नाइट्रोबेंजीन। दिस इज, नीचे वाले अगर नाम लिखने हैं, इनके नाम अगर हमें लिखने को पड़ जाए तो इसका हम लिख सकते हैं 1-chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, और अगला वाला कितना है, 4 बेंजीन है, 4 बेंजीन। ये हो जाएगा आपका माइनर, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, एंड दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1-chloro-4-नाइट्रोबेंजीन, यस बिल्कुल सही, नवदीप कोटू बिल्कुल सही। तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन होगी। अब थर्ड हम करने वाले हैं, सारे बच्चे मुझे बताना कि इसमें किससे रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन नाम है सल्फोनेशन। कौन सा एसिड आएगा, खुद सोचो। अगर हमने सल्फोनेशन करनी है तो कौन सा एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। आप प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि विच एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर सल्फोनेशन। बिकॉज अगर आपने हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो आप हेलोजन डालते हो। यस सल्फ्यूरिक, बिल्कुल सही आंसर है वैभव, यस सल्फ्यूरिक होगा। तो आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब भी करते हैं, या तो हम करते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजन आएगा, या करते हैं नाइट्रेशन तो नाइट्रिक एसिड आएगा, या करते हैं सल्फोनेशन तो क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लिया अपना हेलोरिन, जिसको आपने क्या बोला, क्लोरोबेंजीन। आपने बोला क्लोरोबेंजीन, और उसमें आपने ट्रीट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तभी तो आपकी क्या बन गई, सल्फोनेशन। सही बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश। सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फेट नहीं आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड हमें कौन सा एसिड प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपसे चीज पूछने वाला हूँ कि कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये SO3H कौन सा एसिड होता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि SO3H कौन सा एसिड होता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, SO3H को कौन सा एसिड बोलते हैं जी। आपने +1 में ये फंक्शन ग्रुप पढ़ा हुआ है, जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 SO3। यस बिल्कुल सही, सल्फोनिक एसिड, यस दिस इज सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सही, सल्फोनिक एसिड। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि इसका जो प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ये हो जाएगा नंबर 1, ये है नंबर 2। तो आप कह सकते हैं 2 पे लगा है क्लोरो, 2 पे लगा क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक में आप PH भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों चल सकते हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। और दूसरा देगा, ये नंबर 1 है और ये हो जाएगा नंबर 4। तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और हमको पता है कि जो पैरा होता है, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपने 3 तरह की देख ली अभी तक, या तो हेलोजिनेशन, या सल्फोनेशन, या फिर नाइट्रेशन। लास्ट बची है, इसमें लास्ट आपकी एक रिएक्शन जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट। इसकी जो लास्ट रिएक्शन होती है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और जब भी फ्रीडल क्राफ्ट की जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन हमेशा 2 तरह से काम करती हैं, 2 अलग अलग होती हैं, मतलब कहने का मतलब है 2 अलग होती हैं। एक को बोलते हैं एल्काइलेशन, एक को बोला जाता है एल्काइलेशन, और एक को बोला जाता है एस्टाइलेशन। दोनों फ्रीडल क्राफ्ट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आएगी तो साथ में लिखा होगा एल्काइलेशन या फिर एस्टाइलेशन। एल्काइलेशन बोले तो आपको एल्काइल ग्रुप का अटैक करवाना होगा। आपके साथ यहाँ पे लगा होगा RX,
और उस RX में से R अटैक करेगा किसी भी कंपाउंड के ऊपर जिसपे आपने एल्काइलेशन करनी है, जिसकी आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करनी है, उसके ऊपर अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप, अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर जिसकी क्या करवानी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एस्टाइलेशन में कौन अटैक करता है, ये वाला फंक्शन ग्रुप। कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COCl? जैसे आज आपने सल्फोनिक एसिड बताया SO3H, तो मुझे बताओ ये COCl कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COCl कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? शाबाश, आप में से कोई बच्चा कमेंट में जरूर पोस्ट करे कि COCl कौन सा फंक्शन ग्रुप है। COCl कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? यस, जस्ट ट्राई। तो बिल्कुल से आंसर आने लग गए हैं कि जो COCl है वो है एसिड क्लोराइड, दैट इज एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड फंक्शन ग्रुप में से कौन अटैक करता है, एसिड क्लोराइड फंक्शन ग्रुप में से अटैक करता है RCO पॉजिटिव, ये अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं एस्टाइलेशन। तो एस्टाइलेशन में एसिड क्लोराइड ग्रुप डाला जाता है और अटैक करता है RCO, अटैक करता है RCO। बट एल्काइलेशन में कौन अटैक करता है, एल्काइलेशन में अटैक करता है R, ओनली R। आपको इसी पर लगी फ्रीडल क्राफ्ट मीन्स देयर इज टू टाइप ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट, वन इज एल्काइलेशन एंड वन इज एस्टाइलेशन। तो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सही मानसी, नवदीप, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, शाबाश, गुड। मनप्रीत, तो आपने क्या लिया, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, उस पर अटैक करवा रहे हो CH3Cl का। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है R बोले तो एल्काइल ग्रुप। R का मतलब ये CH3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे, और कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा पैरा पे। तो आप कह सकते हो जी मेरे दो प्रोडक्ट बन गए, मेरे दो प्रोडक्ट बन गए, एक बना ऑर्थो पे दैट इज 1 chloro 2 methyl benzene, और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा पैरा पे, सेकंड प्रोडक्ट विल बी एट पैरा पोजीशन। और जो बचा हुआ Cl है, जहां भी CH3 अटैक कर रहा है वहां से क्या निकलेगा H, और उससे जुड़कर बनेगा HCl। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात है, इस रिएक्शन की खास बात है, वो खास बात ये है कि जो ये R ग्रुप होता है, जो ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप वो नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल बाय नेचर नहीं है। ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, जो अटैक कर रहा है एल्काइल ग्रुप, ये बाय नेचर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है, और इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाता कौन है, अनहाइड्रस AlCl3। तो कहने का मतलब ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने के लिए अनहाइड्रस AlCl3 का होना कंपलसरी है। बिना AlCl3 के, बिना AlCl3 के एल्काइलेशन नहीं हो सकती, एल्काइलेशन नहीं हो सकती, ये क्या याद रखना। एल्काइलेशन रिएक्शन करने के लिए अनहाइड्रस AlCl3 का होना कंपलसरी है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब हम ऐसी रिएक्शन करते हैं एस्टाइलेशन की, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्लोरोबेंजीन, और आप डालोगे क्या, CH3 एसिड क्लोराइड। और ये भी बिना अनहाइड्रस AlCl3 के नहीं होगी, क्योंकि ये अनहाइड्रस बिना पानी वाला AlCl3 ही इसको क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड क्लोराइड, और जिसका जो नाम है, इसका नाम है, दो कार्बन है, और दो कार्बन का इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है इथेनॉल, इसका नाम आता है इथेन ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड तो बोलते हैं, एसिड क्लोराइड को सफिक्स क्या हो, ऑयल क्लोराइड। तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन विल बी एट ऑर्थो, एक आपका बनेगा ऑर्थो पे, प्लस प्लस एक आपका बनेगा पैरा पे। आई होप सभी बच्चे इसको करेंगे और ये आपके प्रोडक्ट बन रहे होंगे। याद रखना ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कीटोन बन रहा है, कीटोन। आप इस रिएक्शन के द्वारा कीटोन बना रहे हो, कीटोन। तो ये कीटोन की प्रेपरेशन भी है। तो जब कभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, तो वहाँ पे कीटोन भी बनेगा। यस कुलिंदर आपसे बोल रहा है ऑयल क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है एल्काइलेशन एस्टाइलेशन, ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो कहने का मतलब ये है जो हेलोरिन्स हैं, जो हेलोरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं कम, लेकिन लेकिन अगर
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्शन करना इजी हो जाएगा, रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन 5 है, 5 इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। पहली थी हेलोजिनेशन, फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, सेकेंड इज नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फिल्डक्राफ्ट एस्टिलेशन। जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मिलेंगी इन्हीं 5 में से कोई मिलेगी, इन्हीं 5 में जब भी मिलेगी, 5 में से कोई मिलेगी, छठी कोई नहीं मिलेगी। या तो आपको हेलोजिनेशन मिलेगी जिसमें हेलोजन अटैक करेगा, किसी भी चैप्टर में चले जाओ आपको इन्हीं 5 में से ही मिलेगी, या तो 5 मिलेंगी या इनमें से कोई 4 मिल जाएंगी या इनमें से कोई 3 मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं में से। या तो मिलेगी आपको हेलोजिनेशन, या मिलेगी सल्फो नाइट्रेशन, या फिर सल्फोनेशन, या फिर फिल्डक्राफ्ट एल्कलेशन, या और एस्पेलेशन। और फिल्डक्राफ्ट एल्कलेशन जब भी होगी हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब लास्ट कैटेगरी बची है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स जो लास्ट कैटेगरी है थर्ड, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन विद मेटल्स। और जैसे ही हम रिएक्शन विद मेटल्स नाम सुनते हैं हमें हेलो एल्केन की रिएक्शन याद आ जाती है। मैं कुछ हेलो एल्केन की रिएक्शन लिखने वाला हूँ, आप प्लीज उसका नाम बताना कि अगर ये रिएक्शन आप हेलो एल्केन में पढ़ते तो क्या नाम देते। क्योंकि आपने किया हुआ है, मान लो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपने डाले 2Na और आपने डाल दिया क्लोरोमीथेन, तो आपका प्रोडक्ट बन गया टोल्यूइन। टोल्यूइन बोले तो बेंजीन के ऊपर CH3, जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, वो है टोल्यूइन। तो आप मुझे बताएं शाबाश, आप मुझे बताएं शाबाश कि इस प्रोडक्ट के बनने के बाद इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नेम क्या है? नेमिंग रिएक्शन है ना। आपने क्या लिया? आपने एक हेलोरिन लिया, एक लिया एलिफेटिक, एक लिया एरोमेटिक। आपने दो लिए ना हेलोजन कंपाउंड, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। तो कोई बच्चा बता सकता है इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? इज देयर एनीवन हु कैन प्लीज ट्राई करें स्पीकर ऑफ करके और पोस्ट करें आंसर कमेंट में। अपना आंसर कमेंट में पोस्ट करने की कोशिश करें। यस, सभी बॉयज कोशिश करें। उपकार, राजीव, ट्राई करें सभी बच्चे, शाबाश। सोहेल, यस। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक एलिफेटिक है एक्स और एक एरोमेटिक है। तो जब एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है उसको बोलते हैं वुड स्प्लिटिक। तो इस रिएक्शन का नाम है वुड स्प्लिटिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया था अगर दोनों आर एक्स एलिफेटिक होते, जैसे ये भी एलिफेटिक है और यहाँ भी अगर एलिफेटिक होता तो वुड रिएक्शन होती। वुड रिएक्शन ये होती है, देखो वुड रिएक्शन में क्या होता है, दोनों एलिफेटिक होते हैं, ये भी एलिफेटिक और जो नेक्स्ट है वो भी एलिफेटिक, तब होती है वुड्स रिएक्शन। अगर दोनों के दोनों एलिफेटिक होते हैं तब होती है वुड्स रिएक्शन, जिसमें Cl निकल जाते हैं, इसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। बट मैंने आपको एक एलिफेटिक दिया था और एक क्या दिया था, एरोमेटिक। तो एक एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक, तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक। अकेला अकेला एलिफेटिक होगा दोनों बार तो ओनला वुड्स रिएक्शन। अब मैं आपको तीसरी दे रहा हूँ, प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट में जरूर पोस्ट करना कि अगर हमारे पास पहला भी एरोमेटिक हो और दूसरा हेलो कंपाउंड भी एरोमेटिक हो तो जो रिएक्शन बनेगी उस रिएक्शन का नेम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन व्हेन बोथ आर एरोमेटिक? बोथ आर एरोमेटिक एंड बोथ आर एरोमेटिक। अगर एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है तो वुड फिटिक। दोनों एलिफेटिक है तो वुड रिएक्शन। अगर दोनों एरोमेटिक है तो उसे बोलेंगे यस सिमरनजीत सिंह बिल्कुल सही, नवदीप कौर बिल्कुल सही। बाकी बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, सभी बच्चे पोस्ट करें। भावेश, वैभव, विदुषी, यस, पदवीर, गुड, सोहेल। तो जब दोनों एरोमेटिक हों दैट इज कॉल्ड ओनली फिटिंग रिएक्शन। तो हमने ये नाम सुने थे कि तीनों का एक ही प्रिंसिपल है। तीनों में क्या होगा, एक्स निकल जाएगा Na के साथ, बचे हुए चीजें जुड़ जाएंगी। बस आपको याद रखना है कि जो बची चीजें दोनों एलिफेटिक है तो वुड रिएक्शन, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है तो वुड फिटिक, और अगर दोनों एरोमेटिक है तो फिटिक। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। वुड रिएक्शन, वुड फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ तक आपका चैप्टर था ये चैप्टर था आपका कौन सा, हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। इनकी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो हमने ट्राई करने हैं। प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखें।
इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हम करेंगे, जो आपको मैं सेंड करूंगा, आप ट्राई करेंगे करने की। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है प्लीज वो करने की जरूर कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और ट्राई करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो। जैसे अगर आप इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो आप क्या देखते हो एनसीईआरटी में कि आपको आनी चाहिए कन्वर्जन, और कन्वर्जन के लिए आपको बेसिकली आनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए आपको आनी चाहिए अच्छे से प्रेपरेशन। कन्वर्जन करने के लिए आपको प्रेपरेशन आनी चाहिए सभी की, और क्या आनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस आएंगी जो आएंगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नोट। तो इसको जरूर हम ट्राई करेंगे। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है कल से, हमें शुरू करना है कौन सा, हमें शुरू करना है एल्कोहल। ये हम कल से शुरू करेंगे, फिनोल्स एंड इथर। और इनके बारे में कल हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले इथर, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ना है नोमेनक्लेचर, जो आपको प्लस वन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, देन प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट टेस्ट। टेस्ट का मतलब कि आपको पता करना पड़ेगा कि जो आपका अल्कोहल है प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, फिनोल है कि अल्कोहल है, वो टेस्ट। ये आपका चैप्टर इस तरीके से प्रोसीड करता है, जो हमारा कल से शुरू होने वाला चैप्टर है ये। तो इसको भी हम करेंगे। तब तक आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इनकी जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं इस चैप्टर की, हेलोल्केन की वो जरूर करना। और कल जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए। गर्ल्स ने मोस्टली जो आंसर दिए हैं, बॉयज ने सिर्फ 4 या 5 बॉयज ने दिए। प्लीज वो टेस्ट जरूर सबमिट करना। उस टेस्ट में कुछ नहीं था, बड़े आसान क्वेश्चन थे। उस टेस्ट में वो क्या क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन तो वही था जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि जो हेलोइंस हैं वो लेस रिएक्टिव हैं किसके प्रति। वो क्वेश्चन था कि लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। वो क्वेश्चन बड़ा आसान था, जिसमें आपने 5 रीजन पढ़े थे, 4 रीजन पढ़े थे। वो 4 रीजन आपको लिखने थे। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। कुछ आपकी नेमिंग रिएक्शन थी, वेरी इजी। तो जितनी बार आप ये नेमिंग, जो सेकंड क्वेश्चन था वो कुछ नेमिंग रिएक्शन का था, और नेमिंग रिएक्शन में आपको मैंने सिंपल सा बता रखा है कि जिन रिएक्शन के नाम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको याद करने का तरीका यही है कि बार बार लिखो। तो कल टेस्ट में अगर जिन बच्चों ने लिखा है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज वो लिखकर आज भी सबमिट कर दे अपना टेस्ट। कि जितनी बार आप रिएक्शन लिखोगे आपको याद होंगी। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो टर्म्स थी, कुछ टर्म्स थी। टर्म्स में भी क्या कुछ लॉ से, फेजर रूल, कि वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो ज्यादा, वो एल्कीन मेजर होगी जो ज्यादा एल्काइल एसिड होगी। एक मार्कोनिक रूल था, कायरल कार्बन था, एंजियोमर्स थे जिसमें डेक्स्ट्रोरेटेड लिबरेटरी, तो वो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको आपको डिफाइन करना। 3 क्वेश्चन थे, 15-20 मिनट का टेस्ट था। तो जिन बच्चों ने नहीं दिया प्लीज वो जरूर दे दें। बाकी कल से हम अल्कोहल फिनोल चैप्टर करने वाले हैं, तो इसके एनसीईआरटी सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। लेकिन जरूर अपनी चीज कंप्लीट कर लेना, और अपनी अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप पर भी अभी सेंड कर देना सभी बच्चे। आज की अटेंडेंस अपनी व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, और कल की अटेंडेंस फिर आप, कल की अटेंडेंस आपके टेस्ट है, जो जो बच्चों ने टेस्ट कल सबमिट किया उन्हीं की अटेंडेंस है कल की। आज की टेंडर आप भेज देना। हाँ जी बोलो। यस यू आर एक्सक्यूज, आस्किंग व्हाट यू वांट टू नो। सर ये न्यू चैप्टर आपने स्टार्ट किया वो टर्म फर्स्ट में आएगा? वो आएगा, वो टर्म 1 में आ रहा है, अल्कोहल फिनोल एंड इथेरियो। आपके टर्म 1 का चैप्टर ही है। आपके टर्म 1 में पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, दूसरा सोल्यूशन, तीसरा पी ब्लॉक, चौथा हेलोल्केन हेलोइन, 5वां है अल्कोहल फिनोल एंड इथर। ये चैप्टर आपको टर्म 1 में आ रहा है, जो हमें कल से शुरू करना है। तो प्लीज थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वगैरह आप प्रैक्टिस करके रखना, जो आपने +1 में किया हुआ है। +1 में नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, वो प्रैक्टिस रखना थोड़ा सा, आइसोमेरिज्म, सो दैट हम कल ही अल्कोहल और फिनोल की प्रेपरेशन कर ले। देखो अल्कोहल फिनोल चैप्टर जब आपका चलेगा ना, पहले आप अल्कोहल फिनोल पढ़ोगे एक साथ, जैसे आपने हेलोल्केन हेलोइन पढ़ा एक साथ, और इथर पढ़ोगे अलग से, ठीक है। तो हम कल करेंगे। तब तक आप अपने अटेंडेंस प्लीज व्हाट्सएप पर दे देना, और अपना टेस्ट जरूर सबमिट करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो एट 9 o'clock। थैंक यू।